हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल गौतम। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप क्या देखेंगे कि चारों तरफ किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन ज़रूर है। या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। हवाओं का चलना, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो हिल रहे हैं, आदमी चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं। तो ये जो मोशन है या फिर ये जो रेस्ट है, ये जो आप सब कुछ जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, हम इस चैप्टर में उन एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हम बात करें कि गैलीलियो ने क्या कहा मोशन के बारे में। गैलीलियो ने कहा कि जो लोग मोशन की बात नहीं करते हैं, जो मोशन को इग्नोर करते हैं, वो समझ लीजिए कि वो नेचर को ही इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से जिसका नाम है मोशन। और चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो जो सवाल ये पैदा होता है कि रेस्ट क्या है। रेस्ट को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें फिजिक्स की भाषा में जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो हमें पोजीशन बताने के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स जब तक हम लोगों के पास में कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि रेस्ट क्या, हम ये नहीं बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एग्जैक्ट है क्या। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट कि यहाँ पर ये एक सड़क है और इस सड़क के ऊपर, इस रोड पर ये एक कार है और यहाँ एक ट्री है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस कार की पोजीशन क्या है। कार की पोजीशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है, दिस इज़ ओरिजिन, या फिर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट भी कह सकता हूँ कि दिस इज़ ओरिजिन। ये जो ट्री मैंने यहाँ पे बनाया है ये एक ओरिजिन है और ये कार जो यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाएगा तो वो इस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये इस ट्री से ये इतने डिस्टेंस पर है। या फिर आप जो है कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो आप ये देखते हैं कि ये इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस पर तो 3 यूनिट्स मूव किए और यहाँ पर 4 यूनिट मूव किए तो इसकी पोजीशन ये हो गई। यहाँ पर हम लोग ओरिजिन मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। तो जो हम लोग जब पोजीशन की बात करेंगे तो हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा लेना पड़ेगा। ये रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है, ये सराउंडिंग्स हो सकती हैं। फिजिक्स की भाषा के अंदर आप सराउंडिंग्स ले सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड पॉइंट ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर मैंने इसको स्टैंडर्ड पॉइंट लिया है, ये पेड़। अच्छा, बात करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से बात करेंगे कि अक्सर मैं सवाल पूछता हूँ क्लास में बच्चों से कि बताइए कि हमारी जो अर्थ है ये मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो अक्सर बच्चों का जो जवाब आता है वो आता है कि हमारी जो अर्थ है वो मोशन में है, हमारी अर्थ मोशन में है। तो मैं बच्चों से पलट कर ये जवाब दोबारा से पूछता हूँ कि अगर हमारी अर्थ मोशन में है तो आप मुझे ये बताइए कि हम लोगों को ये अर्थ घूमती हुई क्यों नहीं दिखाई देती, हमें ये एक ही जगह पर क्यों दिखाई दे रही है। तो बच्चे जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम इसको रेस्ट में बोलें कि फिर मोशन में बोलें, क्योंकि वो उनका मानना, बच्चों का मानना ये होता है कि रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ रुकी हुई। तो कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो उसको रेस्ट समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की और बात करेंगे कि आप एक बस में जा रहे हैं बैठकर और उस बस के अंदर जो है आपके साइड में एक अंकल जी बैठे हुए हैं। बस वो चल रही है किसी स्पीड से, तो वो जो अंकल जी बैठे हुए हैं आपके साइड में, क्या वो रेस्ट में हैं वो या मोशन में हैं? तो एक्चुअल में वो
अंकल जी जो बैठे हुए हैं साइड में, वो मेरे लिए या आपके लिए जो बस में उस समय पर प्रेजेंट है उसके लिए तो वो रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई उनको बाहर से दिखेगा तो वो मोशन में है। तो मैं यहाँ पर जो आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि रेस्ट और मोशन के लिए जब भी आप रेस्ट या मोशन की बात करेंगे तो आपको रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, आपको स्टैंडर्ड पॉइंट देखना पड़ेगा, आपको रेफरेंस पॉइंट देखना पड़ेगा। बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक एग्जांपल के साथ में रेस्ट और मोशन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट की। व्हाट इज़ द रेस्ट? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, if any object does not change its position with respect to reference point, then it is called in rest। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं करता है तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कार को इस ट्री के साथ में एग्जांपल लेकर चलूँ तो ये जो ट्री है, ये ट्री रेफरेंस पॉइंट है, ये कार आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो कार है ये यहाँ पर रुकी हुई है, ये कार जो है वो रुकी हुई है। आपकी भाषा में इसको हम रेस्ट कहते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो ये जो आपका पेड़ है, ये जो ट्री है, उस ट्री के हिसाब से इस कार की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है, यानी कि वो 2 मिनट बाद भी यहीं है, 5 मिनट बाद भी यहीं है, 10 मिनट बाद भी यहीं है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो। मतलब ये आपका जो डस्टर है और ये आपका मार्कर है, अगर मैं इस डस्टर के हिसाब से इस मार्कर को देखता हूँ तो इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से चेंज नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है। तो वो जो अंकल जी साइड में बैठे हुए थे बस चलते समय पर, तो उनकी पोजीशन हमारे हिसाब से चेंज नहीं हो रही थी, यानी कि जो उनके साइड में बैठे हुए उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। रेफरेंस पॉइंट हम हैं या कोई दूसरा सीट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि उनके हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो जितनी डिस्टेंस पर बैठे थे उतनी ही डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मोशन की कि रेस्ट में, मेरे हिसाब से शायद से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट किसको कहते हैं। अब बात करते हैं मोशन की। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि यह मोशन में है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ट्री है और यहाँ पर ये आपकी कार है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये अब क्या होती है, ये कार आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ये कार आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो ये है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई है। ये रेफरेंस पॉइंट था ट्री, अभी ये कार यहाँ पर थी, अब ये कार थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो गई है। तो जब जब पोजीशन चेंज होती है तब तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो कार वाला जो व्यक्ति है, अगर वो यहाँ पर खड़ा हुआ इस ट्री को देख रहा था तो ये ट्री इसके लिए रेस्ट में था और इस ट्री के हिसाब से ये रेस्ट में था, क्योंकि दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर इस वाले डायग्राम में बात की जाए तो अब पोजीशन चेंज हो गई है। पहले पोजीशन कुछ और थी, अब पोजीशन कुछ और है कार की, यानी कि अब वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपका जो है पोजीशन चेंज होती रहती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में कहने का क्या मतलब है।
अभी जो मैंने एक एग्जांपल बताया था ना आपको कि गाड़ी में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक बस में जा रहे हैं और साइड में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति आपके लिए तो रेस्ट में है क्योंकि आपके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बाहर से अगर कोई उस व्यक्ति को देखेगा तो पोजीशन उसकी चेंज हो रही होती है। तो जब पोजीशन चेंज होती है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं ये ए, बी और सी, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। 3 में से 2 मूव करा देते हैं और एक को यहीं रोक लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ए और बी दोनों साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। हकीकत में ऐसा हो या ना हो, लेकिन इस डायग्राम में ज़रूर मानकर चलेंगे कि ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और ये यहाँ पर रुका हुआ है। जब ए बी को देखता है तो उसकी पोजीशन उतनी ही रहती है जितनी यहाँ पर थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इसके हिसाब से। तो ए के लिए बी रेस्ट में है, बी के लिए ए रेस्ट में है। दूसरी बात, अगर ये सी ए को देखता है तो क्योंकि इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, ए की पोजीशन सी के हिसाब से देखा जाए तो ये ए जो है मोशन में हुआ, इधर ये बी मोशन में हुआ सी के रिस्पेक्ट में। और अगर बात की जाए जब ए चलता है और वो सी को देखता है तो ए के हिसाब से सी मोशन में होता है। बेशक ये मूव कर रहा हो लेकिन इसके हिसाब से ये मोशन में होगा। जब आप ट्रेन में बैठ कर जा रहे होते हो तो जो अगर ट्रेन रुकी हुई है तो एक पेड़ अगर खड़ा हुआ है, एक ट्री आपको दिखाई देता है और ट्रेन रुकी हुई है, इसका मतलब आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में है, वो ट्री रेस्ट में है। जब आपकी ट्रेन शुरू हो जाती है तो उस ट्री की पोजीशन चेंज होना शुरू होती है, इसका मतलब वो ट्री मोशन में आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस। डिस्टेंस से पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ quantities. There are 2 types of quantities. One is scalar और other one is vector quantity. Scalar quantity are those quantities in which only we have magnitude. ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ही होता है, यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जब जिनको दिखाने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, जैसे डिस्टेंस, जैसे वर्क, जैसे एनर्जी, एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर गिवन। यानी कि ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आपको लिखने के लिए, जिनको दिखाने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत होती है। इसके जो है आपकी एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट वेक्टर क्वांटिटी का जो एग्जाम्पल है, मान क्या लेते हैं, होता ही है वेलोसिटी, टॉर्क, फोर्स, ETC। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी होती हैं या दोनों की ज़रूरत होती है रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे एक कार जो है, एक कार इज़ मूविंग विद 10 km/h इन ईस्ट डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होती है
तो ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस। व्हाट इज़ द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज़ द लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी लेंथ कवर की जाती है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए मैं अभी चल रहा हूँ इस तरीके से, तो इस बोर्ड के हिसाब से मैं मोशन में हूँ, तो मैंने कितनी लंबाई चल ली अपने पैरों के द्वारा, उस लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। आप कितनी डिस्टेंस चल लेते हैं या कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को चल लेता है, कितनी लंबाई को कवर कर लेता है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसका पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा यूनिट मीटर, और इसकी जो ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप इस ए पॉइंट से मूव करते हो, या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू होता है, और वो ऑब्जेक्ट ऐसे चलता हुआ ये 5, ये 4, ये 3, ये 4 मीटर की डिस्टेंस उन्होंने जो है लेंथ को कवर किया। तो अगर यहाँ पर बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसकी बात की जाए, तो वो डिस्टेंस होगी आपकी 5 + 4 + 3 + 4, दैट मीन्स 5 + 4 + 3 + 4, 5 + 4 9, 9 + 3 12, एंड 12 + 4 16। तो कुल मिलाकर जो ये डिस्टेंस कवर करता है ये 16 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट कहीं से चलना शुरू हुआ, ए से चलना शुरू हुआ, और वो वी पर जाकर रुक जाता है। तो जहाँ से कोई भी चीज़ चलना शुरू करती है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर वो ख़त्म करती है उसको फाइनल पोजीशन कहते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे मिला देते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मिलाने पर ये होता है 9 मीटर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका होगा 9 मीटर, और डिस्टेंस इसकी निकल कर आ रही थी 16 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डिफरेंस है। यूनिट दोनों की सेम है, इसकी भी मीटर यूनिट होती है और इसकी भी यूनिट जो है वो मीटर ही होती है। ऐसा यूनिट इज़ मीटर। तो बोथ यूनिट्स जो है वो यूनिट मीटर हैं। अच्छा, एक दूसरी बात और, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी गिवन होती है कि इस डायरेक्शन में जो है वो आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, या ये इसको इस एग्ज़ाम्पल को ना लेकर मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक 20 मीटर चला, फिर वो बी से सी तक 10 मीटर चला। तो इसका जो डिस्टेंस होगा
डिस्टेंस में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए से सी तक का डिस्टेंस बताइए, तो लेंथ उसने कितनी कवर की, पहले 20 फिर प्लस 10, 20 + 10 = 30 मीटर। यही अगर वो आपसे कहे कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी, तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक का 10 है, तो ये आपका बचेगा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर। आई होप आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। डिस्टेंस होती है टोटल कितनी लेंथ कवर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए स्पीड की, कि स्पीड किसको कहते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करता है कोई ऑब्जेक्ट, कितने टाइम में ट्रैवल करता है कितनी, उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है उसको स्पीड कहते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ SI यूनिट की, तो SI यूनिट इसकी होगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज़ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस यू नो बेटर, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी ही होगी। आफ्टर दैट बात करते हैं एवरेज स्पीड की। स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टेकन। यानी कि टोटल टाइम जो है, कितने टोटल टाइम में कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है, उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इसकी भी SI यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड ही होगी, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो उस एग्जांपल से चीज़ें क्लियर होती हैं कि मान लीजिए S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, S2 किया और S3 किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और वो टोटल टाइम लेता है T1, T2 और T3। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा S1 + S2 + S3, और टोटल टाइम होगा T1 + T2 + T3। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड आप ये मत कर दीजिएगा कि क्वेश्चन आया है उसने कहा कि एक स्पीड जो है वो 20 km/h है और दूसरी स्पीड है 10 km/h, तो आप कहीं ये कर दें कि एवरेज निकालना है दोनों का जोड़ा और 2 से डिवाइड कर देना, दिस इज़ रॉन्ग ना, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से नहीं करते हैं, फॉर्मूला ये होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे। तो एवरेज स्पीड मैं आपको बता दिया, स्पीड आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी होती है
आप इसे कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। दैट मीन्स वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसकी भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसमें जो है डायरेक्शन भी गिवन होती है, आपकी डायरेक्शन भी होती है। तो दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होती है। ये वेलोसिटी का जो है आपका ये फॉर्मूला होता है। अगर अब बात करें एवरेज वेलोसिटी की कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी का जो मीनिंग है वो ये है कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि मान लीजिए दो वेलोसिटी आपको दी हुई है कि पहले ये थी फिर ये हो गई है, तो दोनों का आप मीन निकाल लीजिए, वो सिंपली एवरेज वेलोसिटी होता है। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें स्पीड आप जान चुके हैं, आप वेलोसिटी जान चुके हैं, आप डिस्टेंस जान चुके हैं, आप डिस्प्लेसमेंट जान चुके हैं। मेरे पास 2 टॉपिक और बच जाते हैं, अभी 3 टॉपिक और बच जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दोबारा समझिए इस बात को कि मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता हूँ। मान लीजिए ये 10 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगले फिर से ये 10 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक फिर से 10 सेकंड में ये 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। फिर अगेन 10 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगेन 10 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसा मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ 10 सेकंड में ये 10 मीटर चलता है, अगली 10 सेकंड में ये 15 मीटर चलता है, फिर उसके बाद में ये 12 चलता है, फिर ये 8 चल जाता है। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि टाइम इंटरवल 10 सेकंड है, बट आपकी जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी आप इसको कह सकते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड भी आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हुई है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो ऐसा जो मोशन होता है, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। बात समझिए दोबारा। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ इन यूनिफॉर्म स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है,
तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। बात समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल जस्ट पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हर 5 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन भी इस तरीके से है, सामने की तरफ मान लेते हैं ये ईस्ट है, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन भी ईस्ट है। तो अगर डायरेक्शन भी सेम हो और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। इसके बाद में वेरिएबल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। यहाँ पर अगर बात करें ये 12 हो जाए, ये 8 हो जाए, ये 6 हो जाए, तो ये भी वेरिएबल वेलोसिटी में आएगा। लेकिन एक इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और इस सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी कवर करता है। ये हर 5 सेकंड में या हर 10 सेकंड में, इन एवरी 10 सेकंड, आप हर पॉइंट पर देखिए, हर 10 सेकंड में मान लीजिए 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। तो आप कहेंगे कि सर ये यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ये यूनिफॉर्म स्पीड भी है लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। रीज़न बीइंग, आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बताया गया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट तब होगा जब उसकी डायरेक्शन भी सेम हो हर पॉइंट पर और उसकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे। तो आप अगर देखें ध्यान से कि अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है ये कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर, तो हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल जा रही है तो इसलिए ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल वेलोसिटी है। इट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी। तो आपकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा फिर तो एक ही केस बचा कि जिसमें वो एक बिल्कुल सामने जो है रेक्टिलिनियर मोशन में वो सीधा वो चलता रहे। तो बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा चलेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो पहला पार्ट है वो ख़त्म होने वाला है एक्सेलरेशन के साथ में। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है एक्सेलरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन, जब आप गाड़ी की बात करते हैं कार की, तो उसमें एक पैरों से दबाने वाला एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर। बाइक में भी होता है एक एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का जनरली काम होता है स्पीड को इंक्रीज़ कर देना। दैट मीन्स अगर आपकी स्पीड चेंज होती है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी ये होगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपकी कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी बदल जाती है उसको हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन में। कि अगर मान लीजिए यहाँ पर u और v की बात कर लेते हैं। कोई जब चीज़ ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है तो होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा तो जब वो चलना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं u स्पीड, और जहाँ पर वो चलना ख़त्म कर देता है वो होती है v। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल स्पीड और इसको बोलते हैं फाइनल स्पीड।
तो इनिशियल और फाइनल स्पीड का डिफरेंस, द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मीन्स a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूँ तो इसकी SI यूनिट होती है, वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए गाड़ी चलनी शुरू हुई, तो जैसे ही वो रेस्ट से चलना शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है u। आपने उसको एक्सेलरेट किया, यानी कि आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो क्या होगा कि वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई सपोज दैट। तो जो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो उन दोनों का जो चेंज का रेशो होगा वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरीके से आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में जो चेंज आता है पर यूनिट टाइम, यानी कि चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझिए, बात समझते हैं। ऊपर से इस डस्टर को नीचे की तरफ गिराते हैं तो g की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। कहने का मतलब समझिए कि जब इसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो हर सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल स्पीड इंक्रीज होती है तो इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इफ़ change in velocity is equal in equal time of interval, then this type of motion is uniform accelerated motion। दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है वो पहले 5 सेकंड में तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, अगले 5 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, फिर अगले में 10 मीटर पर सेकंड पर आ गई, फिर 12 पर आ गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हर सेकंड उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। दिस इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसकी भी जो है मीटर पर सेकंड होती है और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट है इट कैन नॉट बी नेगेटिव। कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हो सकती है इट मे बी नेगेटिव। इसका मतलब कैसे ये नेगेटिव हो सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपसे ये बोला गया कि -5 मीटर पर सेकंड
इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट। जो माइनस साइन होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है अभी मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स की और न्यूमेरिकल्स की। इसके ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ हेल्पफुल ये वीडियो लगती है तो प्लीज़ आप इसको अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।